हेलो एवरीवन। आई एम रितिका गुप्ता, विज्ञान वृक्ष फैकल्टी। तो आज हमारे साथ हैं अनमोल ठाकुर, AIR 47 CSIR JRF। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अनमोल। और थैंक यू आपको मैम। कैसा लग रहा है? मैम अभी तक प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ कि जेआरएफ हो गया है। रात को नींद नहीं आई ओके, ठीक से, बट ठीक है। लेकिन ये तो खुशी की बात है। यस मैम। ज्यादा ओके। ओवरवेलमिंग। ओके, तो फिर थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, जैसे आपने बैचलर्स और मास्टर्स कहाँ से करी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम मैं हिमाचल से हूँ, सुंदरनगर से। और ओके। बैचलर्स मैंने शूलिनी यूनिवर्सिटी से की थी, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है हिमाचल में ही। और ओके। उसके बाद मास्टर्स मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से करी थी। ओके, तो आपका बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों हिमाचल प्रदेश से। हाँ जी। ओके, तो फिर आपने प्रिपरेशन CSIR नेट के लिए कब स्टार्ट करी, मास्टर्स के ड्यूरेशन में ही या फिर उसके बाद? नहीं मैम, मास्टर्स के टाइम पे प्रोजेक्ट होने की वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। तो मास्टर्स खत्म होने के बाद जब मैं घर आ गई उसके बाद स्टार्ट करी थी। ओके, तो हाँ मास्टर्स जी। आपकी कौन से ईयर में कंप्लीट हो गई थी? 2023 में। ओके, तो फिर आपका ये 2 साल के बाद। हाँ जी। तो फिर आपने बैचलर्स सॉरी मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? मैम स्टार्ट तो कर दी थी, बट थोड़ा सा आई वाज नॉट डूइंग इमोशनली गुड। तो पढ़ती तो ओके। थी, बट वो प्रोग्रेस आती नहीं थी। तो आई हम्म। थिंक जो लास्ट एग्जाम हुआ था फरवरी में, हम्म। तब तक मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया था और तब से ढंग से एग्जाम देना चालू किया था। ओके, तो फिर इसके पहले भी आपने एग्जाम जैसे दिया होगा, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एकदम बॉर्डर पे आकर मार्जिन पे ही आपका रुक जाता है, हाँ फिर जी। आप दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। तो उस वक्त आपने कैसे खुद को कोप अप किया? जैसे डाउन फेजेस आते हैं कि फिर दोबारा से मुझे सेम चीजें पढ़नी है, तो फिर उसके बारे में आप स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहेंगे, कैसे आपने अपना लो फेज कोप अप किया दोबारा से पढ़ने के लिए? मैम बॉर्डर पे तो नहीं हो पाता था, जैसे पहली बार फरवरी में जब मैंने एग्जाम दिया था तो सिलेबस कंप्लीट ही हुआ था और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस ठीक से हो नहीं पाई थी। तो उस टाइम पे 89 मार्क्स थे और कट ऑफ बहुत हाई गई थी, 118 के आसपास में। तो हम्म। तब तो कुछ हुआ नहीं था। फिर सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, मैंने सोचा जुलाई में कर दूंगी। तो उस टाइम पे भी रिवीजन तो करती थी, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस ठीक से उस टाइम पे भी नहीं हो पाता था। तो उसमें तो ओके। और भी गंदा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने विज्ञान वृक्ष का रिपीटर्स बैच और ब्रह्मोस सीरीज ज्वाइन करी थी, तो मैं कंसिस्टेंट रही थी उसमें। और फिर इस बार हो गया। तो मेन रीजन है कि कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, जब आपने कंसिस्टेंसी से प्रिपेयर किया तो फिर आपका हो गया एक बार में ही, जब आपने कंसिस्टेंसी से किया। तो फिर आपने तीनों ब्रांचेस को एक साथ कवर किया था, फिजिकल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, या फिर कोई दो पर ज्यादा आपने? प्रिपेयर तो मैंने तीनों चीजें करी थी। और ऑर्गेनिक में बट मुझे उतना ऐसे लगता है कि इसको मैं अटेम्प्ट करूंगी तो शायद ये नेगेटिव दे के चला जाएगा, तो मैं उसको थोड़ा हाँ, तो कम उसमें अटेम्प्ट। कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा। हाँ जी। हाँ, हाँ ये जी। चीज तो है। और फिजिकल और इनऑर्गेनिक आपने पूरे स्ट्रांगली किए थे। हाँ जी। तो विज्ञान वृक्ष का जैसे आपने बताया कि रिपीटर्स बैच ज्वाइन किया था, तो फिर हाँ जी। उसकी रिगार्डिंग आप से मतलब इसमें आपका कैसे हेल्प मिली आपको अपने प्रिपरेशन में? मैम वो जब ज्वाइन किया तो कुछ कुछ चीजें थी जो मेरे नोट्स में नहीं थी। तो वो हम्म। थोड़ा मेरे नोट्स अपग्रेड हुए और कंसिस्टेंट रही मैं। उसके साथ साथ में ही ब्रह्मोस आ गई थी, तो फिर तो डेली क्वेश्चंस, डेली रिवीजन, फिर हाँ, सब ठीक से चल गया। कंसिस्टेंसी मेंटेन रही तो फिर हाँ जी। मेनली कि आपका कॉन्फिडेंस आ गया था कि दो ब्रांचेस में मेरा कॉन्फिडेंट है, और ऑर्गेनिक के बेसिक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर हाँ। लोगे। हाँ जी। ओके, तो जैसे आपने प्रिपरेशन करी, तो एक होता है ना, एक पॉइंट आता है रिवीजन कितनी बार करूं। तो रिवीजन आपने कितनी बार किया होगा? जैसे एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और मल्टीपल टाइम रिवीजन भी नेसेसरी होता है, तो रिवीजन में आपका क्या, कितने बार आपने रिवीजन किया होगा? मैम सच बताऊं तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही होता है कि रिवीजन करने का मन नहीं करता है, बट हम्म। रिवीजन करके ही हमारा एग्जाम हो पाता है। और हर बार रिवीजन में पता चलता होगा कि अरे ये वाला पॉइंट अब मुझे और ऐड ऑन हो गया है। जी। ओके। और साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह भी, टेस्ट सीरीज का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो आपके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज का क्या रोल था?
मैम टेस्ट सीरीज मैंने जब प्रिपरेशन करी थी तो उस टाइम पे मैं टेस्ट सीरीज फॉलो कर पाती थी, बट अभी जब एग्जाम नियर आ गया था तो उस टाइम पे मैंने ज़्यादा फोकस रिवीजन पे दिया था कि कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊँ एग्जाम में। टेस्ट सीरीज हम्म। फुल लेंथ टेस्ट वगैरह तो मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि काफ़ी ओके। कुछ रिवाइज करना रहता था। हाँ, काफी चीजें रिवाइज करने की हो जाती हैं। तो हाँ जी। फिर जैसे एग्जामिनेशन आपका 18 दिसंबर को था, तो हाँ एक जी। आधा है ना फेज की, जब आपने कंसिस्टेंसी से स्टार्ट किया, तो कितने महीने पहले आपने, मतलब नवंबर में या अक्टूबर में, कब आपने एकदम अच्छे से मैम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी? डेली रूटीन मैम मतलब आपका किस तरीके से रहता था? जब ब्रह्मोस शुरू हुई थी, जैसे डेली का बता देते थे कि कल ये वाला चैप्टर करके आना है तो उसको पहले रिवाइज कर लो। तो आई थिंक 45 डेज पहले मैंने बहुत ज्यादा पढ़ना चालू मतलब कर दिया। आपने नवंबर के स्टार्टिंग से, तो एक हाँ तरीके से जी। रफली अगर आपने देखे तो एक महीने से थोड़ा पहले स्टार्ट कर दिया था। 40 to और डेली 45 डेज। रूटीन आपका, मतलब कितने आवर्स आप पढ़ते थे? मैम सुबह 8 बजे से शाम तक तो पढ़ती थी, पूरा दिन ही पढ़ती थी। हम्म। ओके, मतलब लगभग आप 8-10 घंटे देते होगे। हाँ जी। हाँ, बस यही है कि आप जो भी पढ़ो, जो भी टाइम आप स्टडी करो, वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। हाँ जी। ओके। और जैसे कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, कि क्या आपने एग्जाम के ड्यूरेशन में, जैसे लास्ट नवंबर से आपने स्टार्ट कर दिया था सीरियसली, रेगुलरली कंसिस्टेंसी से, तो क्या आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक काइंड ऑफ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज किए थे या फिर बंद कर दिए थे? नहीं मैम, मैंने 1 साल से बंद कर रखा था इंस्टाग्राम भी और बाकी सब कुछ भी। बट अच्छा, एक यूट्यूब साल। यूज करती थी, बट हाँ, उसको भी यूट्यूब तो थोड़ा नेसेसरी है पढ़ने के लिए। यूट्यूब पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, सिर्फ वही देखती थी जिनको सब्सक्राइब कर रखा था, जो जरूरी थे। सिर्फ काम का कंटेंट, कि काम फालतू का। डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट हो। हाँ, वो बहुत नहीं। टाइम वेस्ट हो जाता है वरना। हाँ, टाइम वेस्टेज तो है, टोटली आई एग्री। ओके। हाँ जी। ठीक है, तो फिर इसके अलावा, जैसे अ, इसके बाद, जैसे आपका कंप्लीट हो गया है, तो जेआरएफ आपका क्वालिफाइड है, तो अब आप इसके बाद पीएचडी करना चाहेंगे, या फिर आप टीचिंग प्रोफेशन होता है या गवर्नमेंट जॉब्स, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं? मैम मैंने अभी तो CSIR CDRI में प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया है और ओके। उसको उसका ड्यूरेशन आई थिंक जून तक है, तो तब तक तो मैं प्रोजेक्ट करूंगी और उसके बाद हम्म। जून जुलाई में मैं PhD में एडमिशन ले लूंगी। ओके, तो मेनली आपका रिसर्च। हाँ जी। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, तो एक और छोटा सा सवाल है, जैसे एग्जामिनेशन जैसे आपका 23 में कंप्लीट हो गई थी, मास्टर्स, हाँ फिर हाँ जी। जैसे एग्जामिनेशन आ जाता है, तो लगता है बार बार मैं कंसिस्टेंटली काफी टाइम से सेम सिलेबस बच्चा पढ़ता है, तो एक टाइम आ जाता है जब एग्जाम मान लो एक वीक है या 10 दिन बाकी हैं, तो एक एंजाइटी सी क्रिएट हो जाती है, डिप्रेशन काइंड ऑफ आने लगता है, तो ये फेजेस भी आपने फील किए हाँ होंगे, जी। तो इनसे कैसे आपने डील किया? मैम फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उस टाइम पे तो मैं इतना एंग्शियस हो गई थी कि मैं सारी रात सोई ही नहीं थी। और जब शाम ओके। को इवनिंग में एग्जाम था तो उस टाइम पे पूरी ब्लैंक हो गई थी, पढ़ के तो सब कुछ गई थी बट ब्लैंक हो गई थी। तो उसके बाद गेट का एग्जाम था, उसमें भी ऐसे ही हुआ कि पूरी रात में सो नहीं पाई थी। जुलाई हम्म। वाले में सो तो पाई थोड़ा कोशिश करके, बट उतने अच्छे से नहीं। बट इस टाइम मैंने खुद को समझा लिया था कि जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया है, बट सोना ओके। बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम हाँ, पिछले रात नहीं सोओगे और नेक्स्ट डे फिर अच्छे से अपना फिर बेटर माइंड नहीं ही दे। एक्टिव नहीं रहेगा तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। जी। तो फिर ओके, तो फिर जैसे एग्जाम टाइम पे भी बच्चा पेपर अटेम्प्ट करता है, तो फिर पार्ट सी और पार्ट बी मेन रहते हैं, तो हम्म। फिर पार्ट सी और पार्ट बी में, तो आपका अप्रोच करने का क्या तरीका था एग्जाम में? जैसे पार्ट सी मैम सबसे पहले करते हैं, तो पार्ट फिर सी उसको। सबसे पहले कर दिया था। उसके लिए हम्म। डिसाइड किया था कि 1 आवर 30 मिनट्स देने हैं या फिर एक स्ट्रेच करके 40 मिनट्स, 1 आवर 40 हम्म। मिनट्स तक ले, उससे ज्यादा उसको नहीं दूंगी। और सर ने भी वीडियो बनाई थी एग्जाम से पहले कि सब बच्चे सी को अप्रोच करते हैं पहले, बट अगर हम्म। सी में ज्यादा टाइम दे देंगे तो कई बार ऐसा होता है कि सी डिफिकल्ट होता है और बी सेक्शन शायद ज्यादा इजी होता है या ए ज्यादा इजी होता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, इस कारण हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं बनता। तो मैंने वही हम्म। याद रखा था।
इस बार भी सी सेक्शन में इतने क्वेश्चंस नहीं थे कि हम 25 आउट ऑफ 25 कर लें। तो मेरे हार्डली 17 क्वेश्चंस हो पा रहे थे जो जिनके लिए मैं श्योर थी। तो मैंने ओके। 40 मिनट्स उसको दिया, उसके बाद मैंने बी पे स्विच कर दिया था। और बी के ओके। क्वेश्चन इजी थे, तो बी के तो अच्छे से हो गए। और ए का थोड़ा उस टाइम मुझे लगा कि मैंने तो अच्छा पार्ट कर बी दिया। में आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चंस? आई थिंक थोड़ा ज्यादा खींच के मैंने दो थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिए थे जिनके लिए मैं श्योर नहीं थी, जो कि गलत भी हो गए। तो 17 मैंने ओके। करे थे। टोटल में 19 किए थे, बट पार्ट सी 17 में ठीक। हाँ जी। तो 17 आपके पूरे सही थे। हाँ जी। ओके। और पार्ट बी में आपने कितना टोटल अटेम्प्ट किया? बी में 22 क्वेश्चंस शायद। 22। ओके। तो ओवरऑल अगर बच्चा अगर सी में नहीं कर पा रहा है तो फिर पार्ट बी और ए को कंबाइन करके थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अगर आपका हो जाता है तो आप जीआरएफ इजीली क्वालिफाई अच्छी रैंक से कर सकते हैं। हाँ जी। ओके। थोड़ा मुझे ऐसे भी था कि लास्ट टाइम कट ऑफ 101.5 गई है, तो इस हाँ। बार भी हम उतना इजी नहीं आया है कि कट ऑफ बहुत हाई चली हाँ। जाएगी। तो मैंने हम्म। सोचा कि जो करूंगी कम ही करूंगी, बट ठीक करूंगी। हाँ, जितना करेंगे उसको सही करके आए, नेगेटिव की तरफ ना जाए। हाँ जी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ज्यादा करने की कोशिश में नेगेटिव कराते हैं, उनका एक्चुअल में 17 क्वेश्चन से भी हो सकता है बट वो 20-25 करने के चक्कर में सब नेगेटिव करके आ जाते हैं। हाँ, हाँ ये जी। चीज है। तो बच्चों को इस चीज से ये सीख लेनी चाहिए कि आप जितना भी करें वो बिल्कुल सही करें। ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा अप्रोच करने के चक्कर में वो भी आप नेगेटिव की तरफ पहुंच जाए। हाँ जी। ओके। तो जैसे आपने कहा था कि ऑर्गेनिक में आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो क्या ऑर्गेनिक के बेसिक टॉपिक्स आपने कवर किए होंगे, जैसे जीओसी, स्टीरियो या फिर बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चंस हो जाते हैं? मैम जीओसी और स्टीरियो मैंने नहीं किया, मतलब पढ़ा सब कुछ है, बट उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे थे मैंने। जैसे पेरीसाइक्लिक के क्वेश्चंस कर लिए थे, जो मुझे लगता है कि समझ आ जाता है कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है। कुछ रिएजेंट्स के हम्म। क्वेश्चन थे और कुछ हैक कपलिंग का क्वेश्चन था, तो हाँ मैंने हाँ। वो क्वेश्चन तो लिए थे। ओवरऑल कंबाइनिंगली कि आपने सारा कुछ पढ़ा था, तो जो भी आपको अप्रोचेबल लग रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पर, तो वो आपको हाँ जी। हेल्पफुल रहा। और हाँ आपने जी। पीवाईक्यू सॉल्व किए थे? यस मैम। तो पीवाईक्यूज पहले पीवाईक्यूज। हो नहीं पाते थे, बट हम्म। अभी उसके बाद आपके वहां से मतलब विज्ञान वृक्ष के वो ब्रह्मोस ज्वाइन करने के बाद से थोड़ा सा था कि मुझे कॉन्सेप्ट अब अच्छे से आ रहे हैं, और जो चीजें मैं मिस करती थी अपने नोट्स में वो मेरे पास थी अभी। तो पीवाईक्यूज काफी अच्छे से हो जाते थे। हाँ, तो एक तरीके से पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं हाँ एग्जामिनेशन जी। का। आपको पैटर्न पता चल जाता है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हाँ जी। और किस डायरेक्शन में आपको अपनी प्रिपरेशन को लेकर जाना है। हम्म, ओके। तो आपका नेक्स्ट गोल, जैसे कि आपने बताया था कि आप रिसर्च करेंगी और फिर आप 6 मंथ्स के बाद एनरोल हो जाएंगी पीएचडी में। हाँ जी। ओके। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मुझे और भी इसी मैम। तरीके से सारे स्टूडेंट्स को भी आपने काफी इंस्पायर किया है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच।